वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। भगवान कृष्ण जगद्गुरु का स्मरण करते हुए मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार आप सभी सुधी श्रोताओं, विद्वानों, धर्मावलंबियों, धर्म ध्वजवाहकों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके धर्मी मानसा चैनल पर। आज एक बड़ा ही रोचक विषय मेरी दृष्टि में आया। वो विषय है कि मैं सोच रहा था कि जिन लोगों ने हमारे देश का विभाजन किया, पाकिस्तान बनवाया, वो वस्तुतः क्या चाहते थे? वो तो यही चाहते होंगे कि एक ऐसा देश बने जो स्वतंत्र हो, समृद्ध हो, हर तरह से सशक्त हो। ऐसा ही उनका सपना होगा, क्योंकि सपना तो कभी भी बहुत कमजोर दुर्बल होता नहीं है। तो ये उन्होंने सोचा होगा और इसीलिए पाकिस्तान बनवाया कि उनको लगा होगा कि भारत से भी वो अच्छा कर पाएंगे। तो क्या ऐसा हुआ? और यदि नहीं हुआ तो फिर उस सपने का क्या हुआ? या जिन लोगों ने पाकिस्तान बनवाया उनका क्या हुआ? वो तो सपना भी व्यर्थ चला गया, उनका प्रयास भी व्यर्थ चला गया। तो क्या व्यर्थ प्रयास के लिए उन्होंने लाखों लोगों की बलि चढ़ा दी, करोड़ों विस्थापित हो गए? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लाभ तो कुछ हुआ नहीं। मान लीजिए इतने बड़े नरसंहार के बाद भी यदि पाकिस्तान आज समृद्ध देश होता, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी आदि की तरह हो जाता, या जैसे इजराइल ने यहूदियों का अपने लिए एक देश बनाया और एक ऐसा देश बन गया जो अपने से कई गुना बड़े देशों को न जाने कितनी बार और एक साथ परास्त कर चुका है। उसका अर्थ बल, धन बल, सैन्य बल संसार में चर्चित है। तो इनमें से कुछ भी पाकिस्तान नहीं कर पाया। तो क्या है पाकिस्तान की स्थिति? कैसा था पाकिस्तान 1947 में और कैसा हो गया है पाकिस्तान 2025 में? जब से मेरा जन्म हुआ और पढ़ाई लिखाई मैंने की और जितनी भी पुस्तकें पढ़ी, बड़े बड़े लोगों को सुना, जाना, तो आज तक मुझे भारत में एक बात को लेकर मतैक्य दिखता है कि हर भारतीय को आत्मीय दुख है इस बात का कि देश का विभाजन हुआ। यहां तक कि जिन लोगों ने विभाजन में साथ दिया, नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद, इनमें से भी किसी ने विभाजन को शुभ नहीं कहा, अच्छा नहीं कहा, उनको भी दुख हुआ। लेकिन इसके ठीक विपरीत पाकिस्तान में किसी को भी इस बात का दुख नहीं है कि एक देश बट गया और इसको एक उत्सव के रूप में लेते हैं कि हमने पाकिस्तान बनवाया। तो ये दो तरह की मानसिकता हमें दिखती है।
भारत में एक तरह का दुख है, पश्चाताप है, ग्लानि है, और इससे संभवतः हम कभी उबर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे लिए देश बहुत बड़ी चीज है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अपनी मां और अपनी जन्मस्थली, जन्मस्थान, ये स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो हमारा जो संस्कार है, जिस संस्कार में हम पले बढ़े हैं, हमारे लिए यह बात कल्पना से परे होती है कि हमारे देश का कोई टुकड़ा कर दे या देश को कोई तोड़ दे, विभाजित कर दे। यह हमारे लिए अकल्पनीय है और हमारे इतिहास की बहुत बड़ी दुर्घटना है। हम इसी रूप में इसको लेते हैं। इतिहास एक प्रवाह होता है समय का। जो समय बीत गया वो सचमुच बीत गया, हम उसको पलट नहीं सकते। तो फिर हम इस विभाजन का क्या करें? तो इतिहास हमें शिक्षा देता है, सिखाता है, और उस दृष्टि से इतिहास का बहुत महत्व है। और अभी पीछे कुछ वर्ष हुए होंगे, 2 या 3 वर्ष, कि हमारे प्रधानमंत्री ने विभाजन विभीषिका दिवस की घोषणा की और अब वो प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। तो इस प्रकार से हम उसको जीना भी चाहते हैं। हमारे साथ जो इतिहास में छल हुआ है, जो कपट, जो अन्याय हुआ है, उसको हम भुला नहीं सकते। तो एक प्रश्न तो ये मेरे मन में आता है कि चलिए अब विभाजन तो हो गया, 2 वर्ष बाद इस घटना के 80 वर्ष हो जाएंगे, 78 वर्ष हो चुके हैं। हम इसको क्या माने? तो जैसे मैंने कहा कि हम भारतीय लोग इसको एक ग्लानि, पश्चाताप के रूप में लेते हैं, दुख के रूप में लेते हैं। तो पहली बार मेरे जीवन में स्वर्गीय विद्याधर सूरज प्रसाद नेपाल जी की पुस्तक हाथ लगी, जिन्होंने मुसलमानों पर या इस्लाम पर पर्याप्त मात्रा में लिखा, और संभवतः वो अपने समय में एकमात्र ऐसे लेखक थे जिन्होंने मुसलमानों पर सर्वाधिक लिखा और बहुत ही स्पष्ट लिखा, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। विद्याधर सूरज प्रसाद नेपाल जी की अति प्रसिद्ध 2 पुस्तकें हैं, अमॉन्ग द बिलीवर्स एंड बियॉन्ड द बिलीफ। एक की रचना उन्होंने 1978-79 के आसपास की, दूसरे की रचना उन्होंने 98-99 के आसपास की। 20 वर्षों के अंतराल में ये 2 पुस्तकें लिखी। उन्होंने इस्लाम को समझने के लिए, व्यवहारिक इस्लाम को, 4 देशों का चयन किया: ईरान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और मलेशिया। 78-79 में उन्होंने इन 4 देशों का भ्रमण किया और 20 वर्षों के अंतराल के बाद पुनः 1997-98 में उन्होंने इन्हीं 4 देशों का भ्रमण किया है, देखने के लिए कि इस बीच में क्या बदलाव हुआ है, क्या परिवर्तन हुआ है। तो आज विषय उनकी पुस्तकें नहीं है,
लेकिन उनकी पुस्तक में जो पाकिस्तान का हिस्सा है, और जब वे पाकिस्तान में हैं, तो जो एक कराची शहर है सिंध का, उनके सामने वहां भयंकर दंगे हो रहे थे, भयंकर दंगे। रोज अनेक लोग मारे जाते थे। शिया और सुन्नी के बीच होता था, मुहाजिर और स्थानीय लोगों के बीच होता था, मुहाजिर और पुलिस के बीच होता था। वहीं से कहते हैं कि पाकिस्तान ने रेंजर्स बनाना शुरू किया, अर्थात एक अर्धसैनिक बल, और बाद में उन मुहाजिरों की कमर भी तोड़ी गई। उन्होंने पंजाब आदि का भ्रमण किया, बलूचिस्तान पर बहुत लिखा। तो पाकिस्तान को देखने समझने के बाद उन्होंने लिखा कि ये बहुत अच्छा हुआ कि ये जो हिस्सा है पाकिस्तान का, ये भारत से टूटकर अलग हो गया। यदि ये हिस्सा भारत में होता तो न जाने कितने कराची होते, कितने लाहौर होते, कितने इसी प्रकार के अन्य शहर होते, और पूरा भारत लहूलुहान हो जाता, उसकी कुछ भी प्रगति नहीं होती। दुर्भाग्य से नेपाल जी तब जीवित नहीं थे जब सचमुच भारत ने प्रगति शुरू की या प्रगति की, इसलिए उन्होंने आज का जो भारत है वो देखा नहीं। लेकिन उनका मन यही कहता था कि अच्छा हुआ कि ये उपद्रवी विनाशकारी लोग भारत में नहीं रहे। यह जो विचार है विभाजन के औचित्य को सिद्ध करने का, उसको उचित कहने का, यह साहस मैंने किसी और में नहीं देखा। हो सकता है हो, लेकिन मेरी दृष्टि में नहीं आया। ये नेपाल जी की दृष्टि में आया था। कालांतर में मुझे अनेक पुस्तकें पढ़ने का अवसर मिला, पढ़ता गया, विभाजन को समझने का प्रयास किया, पाकिस्तान को समझने का प्रयास किया। तो एक बात तो मुझे बड़ी स्पष्ट समझ में आ गई कि जिस एओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी, और आरंभ में कई बार ऐसा हुआ है कि जब कांग्रेस का अध्यक्ष कोई न कोई अंग्रेज अधिकारी बना है, तो आप समझ सकते हैं कि उस पार्टी का उद्देश्य देश को स्वतंत्रता दिलाना तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये अंग्रेज क्या अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे। इनका मुख्य उद्देश्य यह था कि स्वतंत्रता आंदोलन को कुंठित करना, उसकी ऊर्जा को डिफ्यूज करना, ताकि जितना लंबा समय हम बिता सकें भारत पर शासन करने का, वो करें। यह कांग्रेस पार्टी का अघोषित उद्देश्य था, और कांग्रेस पार्टी इस पर बहुत ही निष्ठापूर्वक चली। मेरे सामने एक उदाहरण है, और मैं ये मानता हूं कि जब आप अंग्रेजों को भगाना चाह रहे थे अपने देश से बाहर, तो आप ये समझिए कि आपके और उनके बीच में शत्रुबोध होता ना, जैसा कि उनमें था। वो भारतीय लोगों को शत्रु ही मानते थे।
कुछ लोगों को छोड़कर जो उनका साथ दे रहे थे। तो ये जो शत्रुबोध है वो यदि हमारे अंदर होता तो हमारे गांधी, नेहरू और अन्य जो लोग हैं वो उनके साथ बैठकर बातचीत करते? कदापि नहीं। अक्रॉस द टेबल कोई टॉक होता? कदापि नहीं। तो आप देखिए कि 1857 में जो हमारा संग्राम हुआ था, जिसमें हम लड़ गए थे, हम भिड़ गए थे, बिना ये सोचे समझे कि इसका परिणाम कितना भयंकर हो सकता है, और उससे अंग्रेज सचमुच डर गए। और उस घटना के बाद भी हमारी पुस्तकों में वर्णन कम होता है, लेकिन सच ये है कि बहुत सारे क्रांतिकारी हमारे देश में हुए जिन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, और उनसे अंग्रेज डर गए, भयंकर डर गए। और उनके उसी ऊर्जा को, उस तेजस्विता को, वीरता को कुंठित करने के लिए उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की। एक उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं, बहुत ही रोचक उदाहरण है। महादेव देसाई के पूर्ववर्ती इंदुलाल याज्ञिक ने अपनी पुस्तक गांधी जैसा कि मैं उन्हें जानता हूं में तिलक से गांधी के मतभेदों पर कुछ इस तरह रोशनी डाली है। श्री तिलक के तरीकों ने उन्हें एक पूरी तरह से अलग रास्ते पर ढकेल दिया, चूंकि उनका ध्यान सरकार से जनता तक राजनीतिक सत्ता के हस्तांतरण के मूलभूत विषय पर था। उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों के साथ किसी तरह की व्यक्तिगत या कूटनीतिक बातचीत का न तो अवसर ही खोजा और न आवश्यकता ही समझी, जबकि अधिकारी हमेशा जब भी संभव हो गांधी से मिलने और उन्हें किसी छोटे से छोटे मुद्दे पर भी संतुष्ट करने के लिए लालायित रहते थे। वे तिलक को नापसंद करते थे और उनसे मुलाकात को टालते थे, क्योंकि तिलक भारत में विदेशी शासन के विरोध का मूर्त रूप थे। तो तिलक को अंग्रेज नापसंद करते थे, तो यही तो होना चाहिए। भाई, आप अवैध रूप से हमारे देश पर आपने कब्जा कर लिया, अधिकार जमा लिया, और हम आपको मार के पीट के भगा रहे हैं, आपकी हत्या करके भगा रहे हैं, तो आप हमें क्यों पसंद करेंगे? यही स्वाभाविक है। आपके अंदर हमारे लिए शत्रुबोध है, उसी प्रकार से या उससे भी अधिक हमारे अंदर आपके लिए शत्रुबोध होना चाहिए। हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि आपको मार नहीं भगाएंगे, और आपको 24 घंटे हम चंगुल पे खड़ा रखेंगे, अपने एड़ी पे खड़ा रखेंगे कि आप आराम से बैठ ना पाए, हम आपको मारते रहेंगे। यह है असली स्वतंत्रता सेनानी का चरित्र। लेकिन जैसा कि इसमें देखा आपने, उनके अधिकारी गांधी से मिलने के लिए ललायित रहते थे, छोटे छोटे विषय पर उनसे बातचीत करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि गांधी और नेहरू इन लोगों को स्वतंत्रता नहीं लेनी थी, इनको अंग्रेजों से सत्ता का हस्तांतरण कराना था। यह अंग्रेजों की जगह सत्ता पर बैठना चाह रहे थे, और इसीलिए हमारे पास ट्रांसफर ऑफ पावर है, अर्थात सत्ता का हस्तांतरण हुआ है, अर्थात अंग्रेजों ने हमें सत्ता दी है। हमने अपनी शक्ति से सत्ता छीनी नहीं है, हमने सत्ता उनसे ली है,
उन्होंने हमें दी है और इसीलिए उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट भी अपनी संसद में पारित किया। तो सारा कुछ उन्होंने संसद में करके आपको दिया, तो आप हो गए बौने। और ये जो प्रक्रिया थी भिक्षाटन की और बार बार कुछ अंग्रेजों से मांगना, इस मांगने के तरीके में या पद्धति में ही देश का विभाजन अंतर्निहित था। ये अंग्रेज समझ गए आरंभ से। अंग्रेज समझ गए कि कभी दो इनको सीटें दे दो प्रांतीय विधानसभा में, कभी राष्ट्रीय असेंबली में दे दो, कालांतर में एक दो को मंत्री बना दो, लेकिन अंग्रेज रहेंगे तो भाई किस काम का ऐसा पद। जब ऊपर अंग्रेज बैठे हुए हैं, वायसराय बैठे हुए हैं, सारी सेना उनके पास में है, सारा वित्त तंत्र उनके हाथ में है, तो आप उनके अधीन एक दो मंत्री बन के क्या होगा, एक दो वाहन मिल जाएंगे, कुछ पैसे मिल जाएंगे आपको। तो इसमें मुसलमान आ गए और उनको अंग्रेजों ने खड़ा कर दिया और ऐसा बताना शुरू किया कि भाई तुम तो संख्या में कम हो और अब तो लोकतंत्र का युग आ गया है, तो मताधिकार होगा और तुम तो चले जाओगे, अल्पसंख्यक बन जाओगे, तुम कभी सत्ता में नहीं आ पाओगे और तुम दोयम दर्जे के गुलाम बन जाओगे। इसके कारण वैसे भी मुसलमानों में जो मुस्लिम लीग पार्टी थी उसके सारे कर्ता धर्ता नेता ये सब बड़े बड़े लोग थे। कांग्रेस की तरह उसमें मध्यवर्गीय लोगों का अभाव था और कांग्रेस में देखिए जब भी लड़ने वाले व्यक्ति हुए तो या तो बेचारे खुद ही कांग्रेस छोड़ के चले गए या उनको हटा दिया गया। सुभाष चंद्र बोस सबसे बड़ा नाम है, जिनकी आपने कोई तस्वीर नहीं देखी होगी, कोई वार्ता नहीं सुनी होगी कि वो किसी अंग्रेज के साथ बैठ के बात कर रहे हो, टेबल टॉक कर रहे हो, क्योंकि वो प्रचंड राष्ट्रभक्त थे, देशभक्त थे। उनका कहना था कि हम उनसे सत्ता छीन लेंगे, स्वतंत्रता छीन लेंगे, जिस पर हमारा नैसर्गिक अधिकार है, हमारी भूमि पर उसने अधिकार किया हुआ है, हम बलपूर्वक उसको भगा देंगे। और ये जो विभाजन विभीषिका हुई है जिसमें लाखों लोग मारे गए, उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि अंग्रेज जानते थे यदि शांति से यह कार्य हो जाएगा तो ऐसा संभव है कि लोग हमारे विरुद्ध खड़े हो जाएं, जाते हुए अंग्रेजों को मारना शुरू कर दें या उनका धन लूट लें, कुछ भी कर दें, क्योंकि हमारे लिए तो अपराधी हैं ना, वो चोर हैं, डाकू हैं, बदमाश हैं। तो अंग्रेज इस बात को लेकर के डरे हुए थे और अंत में खूब डरने लग गए। इसलिए उन्होंने और विभाजन को चौड़ा किया, खाई को चौड़ा किया और इधर लड़वा दिया लोगों को। इधर लाखों लोग मर रहे हैं, मार काट हो रही है और ये अपना आराम से निकल के जा रहे अपने घर। किसी भी अंग्रेज का बाल बांका नहीं हुआ, उनकी कोई हानि नहीं हुई। तो मेरा कहना है कि जिस रास्ते पर कांग्रेस चली थी वह वस्तुतः स्वतंत्रता आंदोलन नहीं था, वो सत्ता का हस्तांतरण था, वही सिद्ध भी हुआ, ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ। तो जब आपको पावर देखते हैं, सत्ता देखते हैं, तो उसमें हिस्सेदारी के लिए मुसलमानों को भी खड़ा कर दिया अंग्रेजों ने, उनका भयादोहन किया और ऐसा जाल बुना गया जिसमें अंततोगत्वा यही होना था जो हुआ। क्योंकि यदि सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद
भगत सिंह, राजगुरु, यहाँ तक कि श्री अरविंदो घोष या बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल जैसे अनेक लोग और जिन्होंने अपना बलिदान दिया, उनकी संख्या तो लाखों में है। उनके बलबूते, उनकी शक्ति के कारण, उनकी तेजस्विता के कारण यदि हमें सुंदरता मिली होती तो देश का विभाजन नहीं होता। देश का विभाजन हुआ इसी कारण से, जो मैंने उदाहरण आपको पढ़ के सुनाया कि तिलक को अंग्रेज देखना तक नहीं चाहते थे। क्यों देखेंगे? भाई यही होना चाहिए था, भाई शत्रुबोध उनमें था। गांधी ने शत्रु नहीं माना अंग्रेजों को, नेहरू ने नहीं माना। यहां तक की विडंबना देखिए, 15 अगस्त 1947 को जिस दिन हमें वो सत्ता का हस्तांतरण हुआ और हम एक प्रकार से स्वतंत्र माने गए, उस समय नेहरू माउंटबेटन से मिले और माउंटबेटन को कहा कि भाई हमें शासन का, प्रशासन का इतना अनुभव नहीं है, तो हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप हमारे यहां रहिए और हमें कुछ सीखने समझने का अवसर दीजिए। 10 महीनों तक माउंटबेटन इस देश में रहा, अर्थात शासन के सबसे ऊपर, सर्वोपरि वह बना रहा। तीनों सेनाओं का अध्यक्ष रहा वो। और उस समय देखिए, थल सेना, नभ सेना, जल सेना, तीनों के जो हेड थे वो भी अंग्रेजी थे। धीरे धीरे उनका विस्थापन हुआ भारतीय अधिकारियों के द्वारा। उसमें भी वायुसेना में तो संभवतः 1956 तक अंग्रेजी बने रहे, तो कहा यह गया कोई भारतीय नहीं। आप इस बात को थोड़ी देर के लिए मन में सोच के देखिए कि यदि आप लड़के आपने स्वतंत्रता ली होती तो क्या क्षण मात्र भी आप उसको छोड़ते माउंटबेटन को, या उनको थल सेना, नभ सेना, जल सेना का प्रमुख बनाए रखते? जो प्रखर स्वतंत्रता सेनानी होते वो जाकर उनको पीटते, मारते, या तो उनकी हत्या कर देते, या कहते कि क्षण मात्र में तुम यहां से भागो बोरिया वस्त्र उठा के, या उनको निर्वस्त्र करके छोड़ देते। आप में शासन की क्षमता है या नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। हम जैसे भी हैं, हम में से ही तो कोई शासक बनेगा, हम में से ही कोई मंत्री बनेगा। क्या हम उधार मांग के मंत्री ले आएंगे, उधार मांग के प्रधानमंत्री ले आएंगे, या जले पर नमक छिड़कने के बराबर था जो नेहरू ने किया? यह है विभाजन। विभाजन को जिसकी कहीं कोई संभावना नहीं थी, और मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे 1946 छोड़िए 47 में भी 1-2 महीने पहले तक ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं था कि विभाजन होगा कि नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा, ये पता नहीं था। एक ऑचिन लेक हैं अंग्रेज, जो वहां पर फील्ड मार्शल, उनसे नोट मांगा गया था, एक सलाह के रूप में अंग्रेजों ने मांगा था
फील्ड मार्शल थे, मतलब सेना के इतने ऊंचे अधिकारी सर्वोच्च पद पर। तो उनसे विभाजन को लेकर के कि यदि विभाजन होता है तो आपकी क्या सलाह है, आपका क्या मंतव्य है, ये मांगा गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो 11 मई 1946 को, अर्थात स्वतंत्रता या विभाजन से ठीक 14 महीने पहले, उन्होंने एक नोट बनाकर, विस्तृत नोट बनाकर भेजा और उसके ऊपर ही लिखा उन्होंने, पूर्व धारणाएं, ऐसा पूर्वानुमानित है, मतलब ऐसा हम अनुमान लगा रहे हैं, भारत स्वतंत्र स्वायत्त शासी देशों हिंदुस्तान और पाकिस्तान में विभाजित हो गया। तो अगला बिंदु है, पाकिस्तान के दो हिस्से हो सकते हैं, एक पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र, या फिर केवल पश्चिमी क्षेत्र जिसमें सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और पश्चिमी पंजाब शामिल हो। देखिए, एक पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र, अर्थात दो क्षेत्र, या फिर केवल पश्चिमी क्षेत्र। मतलब यह है कि ये सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति औचिन्लेक 14 महीने पहले पूर्वी जो पाकिस्तान है, जो आज का बांग्लादेश है, उसकी कल्पना भी नहीं कर पा रहा है। कह रहा है पहले दो हिस्से हो सकते या फिर एक ही हिस्सा हो सकता, मतलब पता नहीं है, अनुमान ही नहीं है। तो ये तो ऐसा था कि असंभव सी लगने वाली बात थी, जिसको संभव किया गया। अब चलिए 1 मिनट के लिए, जैसे मैंने आरंभ में कहा कि ये तो हो गया, उस समय को हम वापस नहीं ले सकते। तो अब पाकिस्तान कैसा है? एक जिन्ना जो जिन्ना पाकिस्तान पहुंचने के बाद जो है उन्होंने जो भाषण दिया है, पाकिस्तान ये कह रहे हैं, जिन्ना कह रहे हैं कि हम एक बहुत ही खुशहाल अमीर देश बनाना चाहते हैं पाकिस्तान को, चूंकि अब पाकिस्तान बन गया है इसलिए आगे हम इसकी खूब प्रगति चाहते हैं। इस प्रकार की बात उन्होंने आशा व्यक्त की है। अब उनका कहना है, जिन्ना का, कि भाई हमने बहुत मेहनत से जो भी कहें वो पाकिस्तान बना दिया, अब हमें आगे बहुत तरक्की करनी है, बहुत प्रगति करनी है, और आइए सब मिलकर के हम इसको एक ऐसा आदर्श देश बनाते हैं कि दुनिया देखेगी, हमारा नाम होगा। अब उसकी कथा सुन लीजिए। तो पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान एक प्रकार से स्वतंत्र ही नहीं हुआ, ये तकनीकी बात है और सच है। आप ऐसे समझिए कि अंग्रेज सरकार ने भारत को स्वतंत्र किया, यहां से वो चले गए, नेहरू के कहने पे भले 10 महीने माउंटबेटन रहे, लेकिन हमने ब्रिटिश क्राउन को सर्वोच्च सत्ता नहीं माना और हम अपने आप में स्वतंत्र रहे। परंतु पाकिस्तान 1956 तक लिखित रूप से ब्रिटेन के अधीन रहा, ब्रिटिश क्राउन के अधीन रहा। और इसका प्रमाण हम आपको दिखाते हैं कि इसका प्रमाण जो है, वैसे तो बहुत जगह आपको मिल जाएगा, लेकिन यहां भी मैं दिखा रहा हूं कि औचिन्लेक भी स्वयं लिख रहे हैं, औचिन्लेक लिख रहे हैं कि
यूनाइटेड किंगडम में हिज मैजेस्टी की सरकार हिंदुस्तान के उसी के बूते पर छोड़ने और अन्य कोई घनिष्ठ संबंध नहीं रखने का निर्णय ले रही है। तो अंग्रेज, ये जो मैंने तारीख बताई 11 मई 1946 को ही मन उन्होंने बना लिया था कि भारत से स्वतंत्रता के बाद कोई संबंध इस प्रकार का नहीं रखा जाएगा जिसमें हायरार्की हो, कि भारत उसके अधीन है। और भी स्पष्ट किया है आगे, ऐसे कूटनीतिक और व्यापारिक संबंधों के अलावा जो दो मित्रवत संप्रभु देशों के बीच सामान्यतः होते हैं, अर्थात दो संप्रभु देश के बीच में जैसे संबंध होते हैं वैसे ही संबंध भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच होंगे। पाकिस्तान के लिए देखिए ऑप्शन ले क्या लिख रहे हैं। दूसरी तरफ यूनाइटेड किंगडम में हिज मैजेस्टी की सरकार ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में एक ऐसे स्वायत्तशासी डोमिनियन के तौर पर पाकिस्तान के समावेश पर सहमत है जिसकी स्थिति कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि की तरह होगी और पाकिस्तान के अनुरोध पर उन्हें ब्रिटिश जल, थल और वायु सेना और ब्रिटिश कर्मचारी उधार देगी ताकि उनके प्रशासन और प्रतिरक्षा में सहयोग किया जा सके। तो पहली बात तो हमें यह सोचनी चाहिए या जाननी चाहिए कि जिन लोगों ने, जिन मुसलमान नेताओं ने पाकिस्तान को बनवाया या अंग्रेजों ने इनके माध्यम से पाकिस्तान को बनाया, जो भी समझे, तो वो पाकिस्तान कैसा था जो आरंभ के 9 वर्षों तक तो क्राउन के अधीन रहा और संभवतः 1956 या 58 में जब उसका एक संविधान बना तो वहां से उन्होंने संबंध विच्छेद किया औपचारिक रूप से ब्रिटिश क्राउन से या यूनाइटेड किंगडम से। लेकिन हुआ क्या कि उसके बाद वो अमेरिका और फिर धीरे धीरे चीन की तरफ चला गया और दोनों के एक प्रकार से अधीनस्थ हो गया। आज भी वही स्थिति है। तो आप एक प्रकार से देखिए, पाकिस्तान पिछले 78 वर्षों में, मैं कहता हूं 78 मिनट के लिए भी वह सचमुच में व्यवहारिक रूप में संप्रभु नहीं रहा है। संप्रभुता का अर्थ क्या होता है? संप्रभुता का अर्थ होता है कि एक राष्ट्र अपने लिए सारे अधिकार अपने पास रखता है। वो जब चाहे, जैसा चाहे किसी और देश से संबंध बना और बिगाड़ सकता है। वो जिस तरह चाहे व्यापार कर सकता है। क्या पाकिस्तान ऐसा कर सकता है? कदापि नहीं कर सकता है। ऐसा कोई काम वो नहीं कर सकता जो अमेरिका को पसंद ना हो। ऐसा कोई काम नहीं कर सकता वो जो चीन को पसंद ना हो। तो आप अपने आप में स्वायत्त नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। दूसरा, ये बहुत बड़ा पहलू है, वह एक परतंत्र राष्ट्र है। दूसरा पहलू क्या है कि 1947 से लेकर के 1958 तक संभवतः 4-5 प्रधानमंत्री उसके बन गए। कोई प्रधानमंत्री बनता, 6 महीने हटा दिया जाता, साल भर में हटा दिया जाता, ऐसे हो जाता। तो अयूब खान जो उस समय थल सेना के अध्यक्ष थे, उन्होंने 1958 में ये देखा तो देख के बहुत ऊब गए। उन्होंने स्वयं अपने हाथ में सत्ता को ले लिया। वो बन गए
एक प्रकार से अधिनायकवादी निरंकुश सत्ता तानाशाह, और वो लंबे समय तक चला। इस बीच में आप देखिए विडंबना, पाकिस्तान में कोई चुनाव ही नहीं हुआ, कोई चुनाव नहीं हुआ। ऐसे ही मंत्री बनते रहे, ऐसे ही प्रधानमंत्री बनते रहे, ऐसे ही कोई शासक बन गया, कोई तानाशाह बन गया। 1970 में जाकर पहली बार चुनाव हुआ, और उस चुनाव के विषय में कहा जाता है कि वो पहला चुनाव था जो लगभग फेयर था, साफ चुनाव था, उसमें घोटालेबाजी नहीं हुई थी। और उस चुनाव में क्या होता है, चूंकि जनसंख्या पूर्वी पाकिस्तान में अधिक है, पश्चिमी पाकिस्तान में कम है, इसलिए शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है उसमें सबसे अधिक सीट लेके विजयी हो जाती है। पश्चिमी पाकिस्तान कभी ये नहीं चाहता कि शेख मुजीबुर रहमान, ये जो पूरा पाकिस्तान है एक अविभाजित, उसके प्रधानमंत्री बने। तो इसलिए वहां पर उनको रोका जाता है। रोकने से बांग्लादेश में आंदोलन आरंभ हो जाता है। उसकी परिणति होती है 6 दिसंबर 1971 को, जब बांग्लादेश एक नूतन देश के रूप में, एक नवीन देश के रूप में संसार के मानचित्र पर उभर आता है। तो आपने देखा, पहले आप संप्रभु राष्ट्र नहीं थे, बाद में भी नहीं थे, लेकिन उसके बाद तानाशाह आपके ऊपर बैठ गया। फिर आपका देश ही 2 हिस्सों में बंट गया। एक देश को एक नहीं रख पाए आप। 24 वर्षों में ही आपका देश 2 टुकड़ों में बंट गया, 2 हिस्सों में बंट गया। उसके बाद की कहानी सुनिए। पाकिस्तान में भुट्टो का शासन आ गया, जुल्फिकार अली भुट्टो का। वो भुट्टो ऐसा आदमी बना कि उसने मुसलमानों में ही एक मुसलमान का फिरका था अहमदिया, उसको संविधान में संशोधन करके यह बताया कि ये मुसलमान ही नहीं है। और वो अहमदिया आज तक बेचारे पीटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं पाकिस्तान में। ये भुट्टो ने किया। भुट्टो ने ये कहा कि हम घास की रोटी खाएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन एटम बम बनाएंगे और भारत से लड़ते रहेंगे। उसमें पाकिस्तान बर्बाद हो गया। उस भुट्टो को ये जियाउल हक ने हटाया। जियाउल हक ने उसको फांसी भी दे दी, फांसी देकर मार दिया। उसी भुट्टो की बेटी बेनजीर, उसको गोली ने से भून दिया गया कालांतर में। तो आप देखें, अयूब खान, याह्या खान, फिर ये जियाउल हक, और बाद में मुशर्रफ, जो अभी हाल में ही वहां के राष्ट्रपति थे। इन चारों ने मिलकर लगभग 36-37 वर्षों तक शासन किया है पाकिस्तान। शेष जो समय है उसको आप ऐसा ना मान लें कि सिविलियन गवर्नमेंट है और लोकतांत्रिक वहां पे सरकार चल रही है, बिल्कुल नहीं। मेरा सौभाग्य है कि मैं बहुत पाकिस्तान के जो कुछ विद्वान हैं उनको सुनता हूं। पहले कभी मेरे मन में भी यह भ्रम होता था कि पाकिस्तान में चुनाव होते हैं, कोई प्रधानमंत्री बनता है, वो कुछ होता है, लेकिन वस्तुतः आप यह मानिए कि 78 वर्षों में, पिछले 78 वर्षों में यदि ठीक से कहा जाए तो 78 घंटों के लिए भी
पाकिस्तान में किसी भी प्रकार की लोकतांत्रिक सरकार नहीं रही है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि विगत 25, 30, 40 वर्षों में जितनी भी सरकारें बनी हैं लोकतांत्रिक तथाकथित, उनमें प्रधानमंत्री कौन बनेगा और मंत्री कौन कौन लोग होंगे, ये सारे निर्णय सेना लेती है। अभी भी सेना कैबिनेट की बैठक में बैठती है। कोई दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष यदि पाकिस्तान आए, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिले, तो आप देखेंगे सामान्यतः वहां आर्मी का हेड भी बैठा रहता है। वहां की विदेश नीति सेना तय करती है, वहां की अर्थनीति सेना तय करती है, सेना व्यापार में होती है, सेना उद्योग धंधों में होती है, सेना सब कुछ है। और सेना ही अमेरिका या चीन से संबंध को निर्धारित करती है। वो केवल यह तौलती है कहां से कितना पैसा हमें मिल सकता है, हमें कहां से धन मिल सकता है, और उसके आधार पर वो संबंध बनाती है। सेना इतनी मजबूत क्यों है पाकिस्तान में? आज ये हालत है कि उसका जो सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर है, उसको ट्रंप ने बुलाया लंच खिलाने के लिए। आप ये दुख सोचिए कि ट्रंप तक इस बात को जानता है, सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में जो शक्तियां हैं, राजनीतिक शक्तियां हैं, वो केवल और केवल सेनाध्यक्ष के पास है। वो किसी प्रधानमंत्री के पास नहीं, किसी विदेश मंत्री के पास नहीं, किसी रक्षा मंत्री के पास नहीं। पाकिस्तान के लिए कितना दुखद है। और इसकी भी छोटी सी कथा है कि क्यों सेना इतनी मजबूत है। कारण यह है कि 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हमारे यहां चला था, उसको बाद में उसको दबाने के लिए और लाखों लोगों को मारने के लिए, कुचलने के लिए, उस समय जो पंजाब था, वहां के सिख, हिंदू और मुसलमान, अधिकतर सिख, हिंदू तो इतने नहीं थे, लेकिन सिख और मुसलमान लोगों की सेना में भर्ती की गई और यह भर्ती निरंतर चलती रही। और प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में, विशेषकर द्वितीय विश्व युद्ध में, क्योंकि उस समय तक जिन्ना पूरी तरह अंग्रेजों के पिछलग्गू बन गए थे, उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का विरोध नहीं किया और खुल करके प्रोत्साहित किया कि लोग सेना में जाएं और द्वितीय विश्व युद्ध में हिस्सा लें। तो क्या हो गया, भारी संख्या में पंजाबी मुसलमान सेना में भर्ती हो गए। तो आनुपातिक रूप से पाकिस्तान छोटा देश था भारत की तुलना में, लेकिन उसको आनुपातिक रूप से बहुत बड़ी सेना मिल गई। इसलिए सेना आरंभ से ही बहुत मजबूत हो गई और किसी सिविलियन गवर्नमेंट को उसने चलने ही नहीं दिया। और ये अभी अकल्पनीय है कि कभी कोई सिविल गवर्नमेंट वहां बनेगी क्या। और वहां सेना का मजबूत होना उस देश की सबसे बड़ी कमजोरी है। उसके बजट का अधिकांश चला जाता है सेना के पास। गरीब देश है बाकी कुछ बचता नहीं है। तो आज पाकिस्तान की हालत अत्यंत दयनीय है और इसी प्रकार दयनीय स्थिति है बांग्लादेश की। और यदि एक देश के रूप में आप चिंतन करें तो पाकिस्तान कोई देश नहीं है, कृत्रिम है, कंस्ट्रक्ट है। वैसे ही बांग्लादेश, ये लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते। इनके पास स्वयं में इतने संसाधन नहीं है, कितनी बड़ी जनसंख्या को खिला पिला सके। और उस पर से भी आप देखिए कि इतना दुखद है कि आज बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, ये जो दो प्रांत हैं,
वो पाकिस्तान से कब निकल जाएंगे, ये बस समय की बात है। तो पाकिस्तान खंड खंड होने वाला है। तो मैं अपने मूल प्रश्न पर लौटता हूं कि पाकिस्तान बनाने वालों ने क्या सोचा, और यही उनकी बुद्धि पर तरस आता है, उन पर दया आती है कि उन्होंने न केवल अपने साथ छल किया, बल्कि आज जो वहां 24-25 करोड़ मुसलमान पाकिस्तान में है और 17-18 करोड़ मुसलमान बांग्लादेश में है, तो कुल मिला के समझिए 42-43 करोड़ जो मुसलमान हैं, उनके साथ भयंकर छल किया, भयंकर छल किया, और इनको कहीं का नहीं छोड़ा। तो इस अर्थ में हम ये मानते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की, ऐतिहासिक भूल की। और मुसलमानों में आप देखेंगे, वैश्विक स्तर पर भी देखेंगे तो शिक्षा का स्तर कम है, सोचते कम हैं, बुद्धि कम है, पढ़े लिखे लोग कम होते हैं, जो स्कॉलरली ट्रेडिशन है, विद्वता का की परंपरा, वो कमजोर है। ये किसी और के साथ रहकर ही बढ़िया से जी सकते हैं। केवल मुसलमान, खालिस मुसलमान का कोई देश अच्छा हो आपको नहीं दिखेगा संसार में। तो इसलिए इनका पराभव निश्चित है। अब ये खंड खंड होकर समाप्त होंगे और दूसरा कोई उपाय नहीं है। और अंत मुझे ये लगता है कालांतर में सबका एक ही मार्ग है, और वह है सनातन का। सनातन हो करके, सनातनी हो करके भारत माता से जुड़े, जो एक प्रकार का स्पंदन, ऐसा ही स्पंदन हम देख रहे हैं बलूचिस्तान में। वहां के सारे लोग भारत माता बोलते रहते हैं। तो मुझे लगता है वो समय आएगा जब ये सभी अपने मूल की ओर वापस आएंगे, सनातनी होंगे, क्योंकि केवल सनातनी ही, सनातन धर्म ही समृद्धि, सुख का मार्ग है। तो इसी बिंदु पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपसे आग्रह करता हूं कि आप हमारी वार्ताओं को सुनें, उनको लाइक करें और हमारा सब्सक्रिप्शन बढ़ाएं। जो भी नए दर्शक जुड़ते हैं, आप सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब क्या है, केवल आप बटन प्रेस करना है, आपको केवल टच करना है आपको। तो हम चाहते हैं कि धर्म आधारित बातें दूर दूर तक पहुंचे, फैलें। धर्म की जय हो। तो इसी के साथ जय श्री राम।